हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। बच्चों, हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स में वर्क एनर्जी जो हमारा पावर वाला चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर्स में मैंने वर्क काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने आपको बता दिया था। पूरा वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्रॉपर उसको आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, वर्क एनर्जी पावर का वीडियो। अब हमारा जो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो इसका पहले हम स्टेटमेंट कवर करते हैं। इट स्टेट दैट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के थ्रू किया गया वर्क, कांस्टेंट फोर्स के थ्रू किया गया वर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर अगर एक्ट करता है, इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो उस वर्क के बराबर होता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन लेकिन कांस्टेंट फोर्स की वजह से, वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे आप समझिएगा, मैंने मान लीजिएगा एक बॉडी ली, ये बॉडी है, ये बॉडी मान लीजिएगा पहले u वेलोसिटी से चल रही थी, हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो पहले वेलोसिटी u थी, बाद में जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वेलोसिटी v हो गई। तो जो वर्क होगा फोर्स लगाने के बाद, मतलब पहले u वेलोसिटी से चल रही थी, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो जो वर्क हुआ इस बॉडी पर वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने कोई बॉडी m मास की ली और उसकी वेलोसिटी u थी, पहले से u वेलोसिटी से जा रही थी। अब हमने फोर्स लगाया उस पर तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो बॉडी तो हमारी मास m की थी, वेलोसिटी v हो गई, फोर्स F में, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? s के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v थी। जैसे ही फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mu स्क्वायर, इसकी होगी 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन ज्यादा किसकी होगी? फाइनल वाले की, इनिशियल वाले की कम होगी। तो वर्क डन W इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब kF माइनस ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक फोर्स ले लिया जो किसी बॉडी पर काम कर रहा है, जिसका मास m है, उस बॉडी पर फोर्स F काम कर रहा है। तो इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेशन ये काम करने लगा। तो हमें सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लगा दो। सभी बच्चे थर्ड इक्वेशन जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने ये लगा दिया। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट बनाना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कमी किसकी है? इसमें 1/2 m की कमी है। तो हमने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग 1/2 m बोथ साइड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हमने 1/2 m का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 m का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 1/2 mv स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1/2 mu स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1/2 m इंटू 2 इंटू a इंटू s, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू ma इंटू s। अब ये 1/2 mv स्क्वायर कौन सी एनर्जी होती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम kF बोल देंगे। ये कौन सी एनर्जी होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ki बोल देंगे। ये W के बराबर है। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा, जो उस बॉडी पर किया गया वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। प्रूव करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले थर्ड इक्वेशन लिख दो, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो और F इज इक्वल टू ma लगा दो। तो मैंने वही किया है, F इज इक्वल टू ma लगा दिया। तो
F इक्वल टू एम ए, मतलब एम ए की जगह पे F हो गया, F इंटू एस वर्क होता है, तो W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब इसके बाद सुनते जाना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ज्यादातर केस में ये देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो हम लोग पोजीशन की वजह से बता देते हैं, लेकिन कन्फिगरेशन की बात नहीं करते। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना, इट इज डिफाइन एज एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। पोजीशन और कन्फिगरेशन में अंतर होता है, तो पोजीशन की वजह से भी होती है और कन्फिगरेशन की वजह से होती है। कन्फिगरेशन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि मैंने एक बॉडी ले ली, अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को ले लिया, अब ये बॉडी यहां पे रख दी। तो जब ये बॉडी बेटा मैंने यहां पर रख दी, तो जिस हाइट पर ये बॉडी है, इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो mg इंटू एच होगी। कैसे आई, क्योंकि mg इसका वेट है और h इसकी हाइट है, तो ये तो हो गया पोजीशन की वजह से। अब मैंने क्या किया, दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कन्फिगरेशन की वजह से कैसी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से भी होती है और कन्फिगरेशन की वजह से होती है। कन्फिगरेशन क्या होता, जब हम घरों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे टॉय कार लेके आते हैं और हम उसकी क्या करते हैं, बड़ा शौक में चाबियां भरते चले जाते हैं, उसकी भरते चले जाते हैं, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कन्फिगरेशन की वजह से होती है। पोजीशन की वजह से एनर्जी, अगर मैंने कोई बॉडी को ऊपर रख दिया छत के ऊपर, तो उसमें पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैंने टॉय कार को लिया, उसकी चाबी बराबर भरते जा रहे, तो उससे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन याद रखना कन्फिगरेशन की वजह से है। कन्फिगरेशन होता क्या है, कन्फिगरेशन आपका किसी भी स्प्रिंग के शेप और साइज को चेंज करना। कन्फिगरेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज। तो जैसे मैंने बोला, स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं, बच्चों की जो टॉय कार की स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेशन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस स्प्रिंग को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, आइए उसमें स्प्रिंग तो होती है, उसको एक्सपेंड करते हैं, उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन और पोजीशन दोनों की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से क्या होती है, मैंने बताया, ए बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, किसी छत के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसकी पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आई वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। ड्यू टू कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया स्प्रिंग का शेप एंड साइज। तो कहने का मतलब, इन ए टॉय कार बाउंडेड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन। मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्फिगरेशन की वजह से होती है। अब हमारा जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, जो आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो mgh, वो सच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो देखो क्या है, मैंने क्या किया कि किसी बॉडी को ले लिया, ये बॉडी ले ली। अब बताओ, अच्छा इसका वेट कहां काम करेगा, डाउनवर्ड। अब मैंने क्या किया, ये इसको ग्राउंड मान लिया, ये ग्राउंड पे रखिए। अब इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, अब इसको हम ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी बॉडी को मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे लिफ्ट कर दिया, तो कहने का मतलब हमने वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। तो देखो बेटा, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बॉडी mg यहां रख दी, इसका वेट mg था, इसको हमने h हाइट लिफ्ट करा दिया, तो वर्क कितना किया, वर्क हुआ mg, फोर्स हुआ mg के बराबर, क्योंकि फोर्स उसके वेट के बराबर होगा। अब मैंने क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क कितना किया, फोर्स mg था और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट तक लिफ्ट करा दिया, तो वर्क कितना हुआ, mgh। दिस वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो दिस एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके आगे हम पढ़ाई करेंगे उसके और आगे हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक मिनट स्टार्ट होता स्टूडेंट, हम आगे पढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। इस फोर्स की हमने तो वैसे बहुत सारे फोर्स पढ़े हुए हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्स हैं। उसी में एक हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस है। तो यहां पर बात करेंगे भाई, ए फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है इफ वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन, डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली द एंड्स पॉइंट। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके थ्रू किया गया वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके थ्रू किया गया वर्क डन सिर्फ और सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वह कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो, मैंने इसको हम फिगर के थ्रू बताना चाहते हैं। जैसे हम किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएं तो रास्ते कई हो गई। एक रास्ता देखो ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया। अगर हम कोई रास्ता एक और बना लें, मान लीजिए एक रास्ता ये हो गया, चौथा रास्ता कोई और बना लें, तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, हर जगह वर्क डन सेम होगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके थ्रू किया गया वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब मुझे यहां से यहां जाना है या फिर मुझे यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाना है, चाहे पाथ एक ले लो, चाहे पाथ दो ले लो, चाहे कोई तीसरा पाथ ले लो, चाहे कोई चौथा पाथ ले लो, कोई भी पाथ ले लो, किसी भी पाथ पर मोशन करो। अगर हम पार्टिकल को यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं तो किसी भी पाथ से चले जाओ, वर्क डन सेम होगा। है कितना अच्छा फोर्स, बड़ा अजीब सा फोर्स है जिसमें मतलब फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने क्या बोला, किसी भी पाथ से चले जाओ, इसमें भी वर्क डन वही होगा जो इसमें होगा। तो इसके लिए हमें समझाने के लिए हमें थोड़ा सा ये बताना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पर हमारा डिपेंड ही नहीं करता। देखो कैसे, मैंने क्या किया, मैंने दो पोजीशन बना ली, एक पॉइंट ए बना लिया, दूसरा पॉइंट बी बना लिया। तो मैंने बोला ए से बी में गई इस पाथ के थ्रू, फिर ए से बी में गई इस पाथ के थ्रू, तो वर्क डन सेम होगा। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ आगे की बात करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, हम ए से बी में गए इस पाथ के थ्रू, फिर ए से बी में गए इस पाथ के थ्रू। अब इस फिगर में देखो, ए से बी में गई इस पाथ के थ्रू, फिर बी से ए में आए सेकंड पाथ के थ्रू। मतलब मेरा कहने का ये है कि क्लोज पाथ में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा, क्लोज पाथ में वर्क डन सेम होगा। मतलब कहने का ये, इससे ये पता चला चाहे हम ए से बी में जाएं फिर बी से ए में आए, मतलब जो क्लोज पाथ में वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ, ए से बी में गई एक पाथ के थ्रू, फिर ए से बी में गई दूसरे पाथ के थ्रू, मतलब वर्क डन सेम हुआ। यही आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, मुझे ये प्रूव करना है क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है, तो इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वर्क डन इसके थ्रू निकाला, ए टू बी के थ्रू, तो डब्ल्यू ए बी पाथ फर्स्ट के थ्रू। फिर हमने क्या निकाला, डब्ल्यू ए बी पाथ सेकंड के थ्रू। तो मतलब मैंने क्या बताया, ए से बी में गई इस पाथ के थ्रू, फिर ए से बी में गई इस पाथ के थ्रू। तो पहली बात तो वर्क डन हमारा सेम होना चाहिए। तो ये डब्ल्यू ए बी पाथ ए के थ्रू, डब्ल्यू ए बी पाथ बी के थ्रू, वर्क डन हमारा बराबर है। अब हमने इसको आगे देखा, वर्क डन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी पाथ सेकंड के थ्रू,
माइनस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए 5 सेकेंड के थ्रू। तो हमने क्या समझा कि जैसे मैंने बोला डब्ल्यू ए से बी में गए, तो ए से बी में गए 5 सेकेंड के थ्रू, फिर ए से बी में गए 5 सेकेंड के थ्रू, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? जैसे मैंने बोला हम ए से बी में गए, तो ये हमने डब्ल्यू ए बी कवर किया। अगर मैं बी से ए में आऊंगा, बी से ए में आऊंगा, तो कहने का मतलब नेगेटिव वर्क लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? डब्ल्यू ए बी 5 सेकेंड के थ्रू, फिर माइनस, माइनस का मतलब अपोजिट आ रही है, माइनस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू। तो ये जो वर्क है ये नेगेटिव में लिया जाएगा। तो पहले हमने क्या किया? ए से बी में गई 5 फर्स्ट के थ्रू, फिर डब्ल्यू ए से बी में गई 5 सेकेंड के थ्रू, ये दोनों वर्क बराबर। फिर मैंने क्या किया? हम ए से बी में गए 5 सेकेंड के थ्रू, कहने का मतलब ए से बी में गई, ए से बी में गई 5 सेकेंड के थ्रू, 5 सेकेंड के थ्रू डब्ल्यू ए से बी में गई। अगर मैं बोल रहा हूं ए से बी में गया 5 सेकेंड के थ्रू, तो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस डब्ल्यू बी टू ए 5 सेकेंड के थ्रू। इस बात को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं ए से बी में गया 5 सेकेंड के थ्रू, तो अगर बी से ए में गया उसी पाथ के थ्रू वापस आया, तो माइनस लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो बस वही हमने लिख दिया। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, डब्ल्यू ए बी 5 सेकेंड के थ्रू माइनस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू। अब दोनों को हम कंपेयर करा दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम कंपेयर करा दें। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये हम ए से बी में गए 5 फर्स्ट के थ्रू, फिर ए से बी में गए 5 सेकेंड के थ्रू, ये दोनों वर्क बराबर हो गए। अब हमने क्या किया? ए से बी में ही गए 5 सेकेंड के थ्रू, फिर माइनस लगा दिया, बी से ए में लौटे 5 सेकेंड के थ्रू, बात दोनों एक ही है लेकिन माइनस लग गया। अब हम फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करा दें। जैसे ही फर्स्ट सेकेंड का हम कंपेयर कराएंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी 5 फर्स्ट के थ्रू, डब्ल्यू ए बी 5 फर्स्ट के थ्रू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू, माइनस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बराबर हो गया, और जब ये इसके बराबर है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वही हमने लिख दिया, डब्ल्यू ए बी 5 फर्स्ट के थ्रू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू। तो डब्ल्यू ए बी 5 फर्स्ट के थ्रू, ये माइनस जगह पे यहां पर आ गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी ए 5 सेकेंड के थ्रू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए से बी में गए, फिर बी से ए में आए, तो पूरा क्लोज पाथ हो गया। ए से बी में गई 5 फर्स्ट के थ्रू, फिर बी से ए में आए 5 सेकेंड के थ्रू, तो टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में क्या हो गया? 0 हो गया। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होता है। यही मुझे प्रूफ करना था, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बिकम्स 0। तो हमने क्या बोला? ए से बी में आए और फिर बी से ए में आए, पूरा क्लोज पाथ हो गया। फर्स्ट पाथ से गए और सेकंड पाथ से वापस आए, वर्क डन टोटल वर्क डन 0 हो गया। मतलब इससे ये प्रूफ हुआ कि ए से बी में पाथ फर्स्ट कवर किया, बी से ए में पाथ सेकंड कवर किया, मतलब दोनों का जो वर्क डन है वो आपका सेम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शंस में, इसीलिए टोटल वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया क्लोज पाथ में। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स की पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन 0 होता है। दूसरी कंडीशन, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके थ्रू किया गया वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का पहला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कोई बच्चा ये जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही है, इसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स किस रूल को फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स किस रूल को फॉलो करता है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा ये दोनों फोर्स कुछ और भी हैं फोर्सेस। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करेंगे। अब हमारा आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस फोर्स के बारे में मैंने तुम्हें यह बताया, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन पाथ, जस्ट अपोजिट, बट नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये डिपेंड करता है। तो ये कौन कौन से फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? पहला है फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है विस्कस फोर्स,
विस्कस फोर्स के बारे में बच्चे जानते हैं आप लोग। विस्कस फोर्स ऐसा फोर्स है जो जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है। अब विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, इसको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये है। विस्कस फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो लिक्विड में काम करता है। आपने मान लीजिएगा वाटर को, और बोतल में एक रॉड डाल दी, एक गिलास में बोतल ले लिया, उसमें एक रॉड डाल दी और उसको घुमा दिया, और एक गिलास ऐसा लिया जिसमें हनी डाल दी, उसको घुमा दिया। कौन पहले जल्दी रुकेगा? जो पहले जल्दी रुकता है उसका मतलब जो पहले जल्दी रुक रहा है, जो देर में रुक रहा है, इसका मतलब जो उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा है। विस्कस फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मतलब विस्कस फोर्स जो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर में किस तरीके से होता है, मतलब मैं ये तुम्हें प्रूव कराना चाहता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में किसी भी पाथ पर जो वर्क डन होगा वो सेम होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है। किसी भी पाथ पे जाओ, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं सीधा जाऊं, जाना मुझे बी पॉइंट पर है, तो वर्क डन हमेशा सेम होता है। ये प्रूव करेंगे हम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होता है, तो हमने मान लिया कि ए से बी में हम किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं। तो एक बॉडी ए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी में हम एक बॉडी को लेके जा रहे हैं। तो इसमें हाइट कितनी कवर करी? एच के बराबर। और हमने यहां पर रास्ते बदल दिए, ए से बी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ए से पी में ले जा रहे, पी से क्यू में ले जा रहे, क्यू से आर में ले जा रहे, और आर से एस में ले जा रहे, और एस से टी में ले जा रहे। तो वर्क डन दोनों में सेम होना चाहिए। प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने इसका वर्क डन निकाला, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स कितना लग रहा है? mg के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h के बराबर। तो इसका वर्क डन क्या हो गया? mgh। अब वर्क डन इसमें निकालेंगे, तो देखो इसमें वर्क डन कैसे निकला? mg इसमें वेट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले ap के बराबर, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? pq के बराबर, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? qr के बराबर, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? rs के बराबर, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? st के बराबर। तो याद रखो, यहां पर एंगल 90 बन गया, यहां पर एंगल 90 बन गया, यहां पर एंगल 90 बन गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसके थ्रू किया गया वर्क डन, मतलब PQ में वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वेट काम कर रहा है आपका mg, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये देखो एंगल 90 बन गया, यहां का वर्क डन जीरो। अब वर्क डन और कहां जीरो होगा? SR में वर्क डन जीरो होगा, SR में वर्क डन जीरो होगा। तो SR में वर्क डन जीरो हो गया, PQ में वर्क डन जीरो होगा। कैसे जीरो हुआ? क्योंकि हम बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 90 बन गया, तो यहां वर्क डन जीरो, यहां पर वर्क डन जीरो। तो वर्क डन यहां पर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले AP में वर्क डन, तो mg इंटू AP, फिर PQ में वर्क डन mg इंटू PQ, फिर QR में वर्क डन mg इंटू QR, फिर वर्क डन mg इंटू RS, mg इंटू RS, फिर वर्क डन mg इंटू ST, mg इंटू ST। तो यहां पर वर्क डन होगा, यहां पर वर्क डन होगा, यहां पर वर्क डन होगा, लेकिन PQ में वर्क डन जीरो होगा। अब देखो, फिर उसके बाद में RS में वर्क डन जीरो होगा, तो वर्क डन यहां दो जगह जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या? वर्क डन AP प्लस वर्क डन mg इंटू QR प्लस वर्क डन mg इंटू ST। अब mg कॉमन ले लो, क्या बचा? AP प्लस QR प्लस ST। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? AP प्लस QR प्लस ST, ये पूरा H के बराबर हो गया। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया? mg इंटू H। तो वर्क डन यहां पर भी वही है, वर्क डन यहां पर भी यही है। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, mg वाला फोर्स, वह कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए होता है क्योंकि इसके थ्रू वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे हम किसी भी रास्ते से ले जाएं। देखो दोनों जगह वर्क डन सेम ही आया, इसका मतलब चाहे हम किसी भी रास्ते से ले जाएं किसी बॉडी को, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तुम्हें हम बता चुके हैं। अब बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।